हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीपीएससी विद के एस चौहान। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पीसीएस के लिए घटना चक्र की एक सीरीज़ है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे पूरा करूं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूं सामान्य विज्ञान से। उसमें भी हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से। तो जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में वो है मात्रक इकाई। ठीक है, मात्रक इकाइयाँ, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, जो चार पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी है? एक है अपनी CGS पद्धति, दूसरी है हमारी PFPS पद्धति, तीसरी है हमारी MKS पद्धति और चौथी है हमारी SI पद्धति। ठीक है, तो जो पहली पद्धति से स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में क्या है? देखिए, शॉर्ट में लिखा है CGS, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः क्या है? लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम और समय का मात्रक है सेकंड। तो वही है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यानी कि CGS। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों की जो लंबाई है या फिर द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तथा इसमें से किसी एक को भी किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां और इनके जो मात्रक हैं उनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी है हमारी FPS पद्धति। तो FPS पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक होते हैं, तो F यानी कि फुट, P यानी कि पाउंड और S यानी कि सेकेंड। तो फुट, पाउंड और सेकेंड, लंबाई का मात्रक है फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का है सेकेंड। तो MKS पद्धति की बात करते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक है, M से मीटर, K से आपका है किलोग्राम और S से है सेकेंड। तो अब लास्ट आती है हमारी SI पद्धति। तो SI पद्धति में क्या है? ठीक है, SI पद्धति में है कि वर्ष 1967 में क्या होता है कि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में एक पद्धति को स्वीकार किया जाता है। तो वर्तमान में इसी पद्धति का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से मूल मात्रक हैं? जैसे कि लंबाई का जो SI के मूल मात्रक है मीटर, और द्रव्यमान, और इसे हम M से लिखते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम, KG से लिखते हैं। समय का सेकंड, S से लिखते हैं। ताप का केल्विन है, K से लिखते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर है, जिसे हम A से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए हम कैंडेला यूज़ करते हैं, CD से लिखते हैं। और पदार्थ का परिमाण यानी कि मोल, MOL, मोल से लिखते हैं। तो स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियाँ यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी मात्रक थे, कौन कौन से मात्रक थे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, ये वाले मात्रक जो है हमारे पास, ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। अब इन मात्रकों की क्या है? आगे परिभाषा लिखी हुई है। जैसे मीटर की क्या परिभाषा होती है? तो इसमें लिखा है, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के, ये एक हिस्सा लिखा है, सेकंड का एक हिस्सा लिखा है, तो इतने वे हिस्से में तय करती है। ठीक है, तो ये हिस्सा देख लीजिएगा। मतलब सेकंड के इतने वे हिस्से में निर्वात में प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करती है वो हो गया 1 मीटर। किलोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें लिखा है कि 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लैटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में नॉर्मली जो हम कहते हैं 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। अब क्या होता है? हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने
किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। किसके आधार पर? प्लांक नियतांक। किसके लिए? किलोग्राम के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड की परिभाषा क्या है? एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें एक परमाणु घड़ी है। ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु जो है, ये जो नंबर लिखा है, इतने कंपन करता है। ठीक है, मतलब परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने कंपन करता है। तो इतने कंपन वो जितनी भी देर में करता है ना, वो 1 सेकंड है। फिर एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर विद्युत धारा वे धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसको इजी करते हैं। इसने कहा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, धारा बतानी है वो क्या है, 1 एम्पियर का मतलब बताना है। तो यहाँ क्या है, निर्वात में 2 तार ले लिए आपने। ठीक है, अनंत लंबाई के 2 तार लिए हैं और 2 तारों को समानांतर रख दिया है, एक दूसरे के सामने रख दिया है 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, प्रति मीटर, दोनों तारों में प्रति मीटर तारों के बीच में क्या हो रहा है, बल लग रहा है। और बल का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो बस यही है कि इस तरह से रखा है, उसमें धारा जो प्रवाहित की जा रही है, उसके बाद जो एम्पियर जो धारा है उसको ही हमने कह दिया, मतलब 1 एम्पियर। अब लिखा है मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये दूसरा आ गया। ठीक है, पहला हमारा था किलोग्राम, किसके आधार पर हम उसे परिभाषित कर रहे थे, देखिए यहीं लिखा था, देखिए ये लिखा है प्लांक नियतांक के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, मूल विद्युत आवेश के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, परिभाषित करें। फिर है केल्विन की परिभाषा क्या है, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मा गतिकी ताप का इतनावा भाग है। ठीक है, 1/273.16वां भाग है। तो अब फिर आ गया 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, किलोग्राम के लिए प्लांक नियतांक और एम्पियर की परिभाषा के लिए मूल विद्युत आवेश के आधार पर, और केल्विन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, कैंडेला की परिभाषा देखते हैं। तो कैंडेला वैसे किसका वो था, मात्रक था, तो कैंडेला था ज्योति तीव्रता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो कैंडेला की परिभाषा क्या कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाएगी जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा इतने वॉट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये हो गई कैंडेला की परिभाषा। अभी हमारे पास फिर भी एक बची है, कौन सी बची है, मोल। अब देखते हैं मोल क्या होती है। तो मोल की परिभाषा क्या है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अब फिर इसमें भी आ गया, मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक मतलब हम ऐसे देख लेते हैं अभी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी जो भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से वापस आते हैं, अब भौतिक राशियाँ हैं कुछ और उनके मात्रक हैं। जैसे इसमें लिखा है आयतन, तो आयतन को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका मात्रक मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर m³ मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर की घात 3। फिर आता है घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो आयतन हम m³ पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब। ठीक है, जब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाते हैं ना, तो उसे हम जैसे 3 नीचे घात में 3 लिखा है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा वो, जैसे कि इसमें लिखा है। फिर आते हैं वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, तो जैसे कि विस्थापन हमने देखा
किस में होता है, मीटर में होता है, और समय सेकंड में होता है, तो मीटर बट्टे सेकंड। फिर आते हैं हम त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बट्टे समय। तो हमने वेग देख लिया, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे समय लिखा है तो मीटर प्रति सेकंड अब बट्टे सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बल क्या होता है। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो किलोग्राम गुणा त्वरण क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हम इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुछ अन्य हैं कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। मतलब किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं, बल की वजह से वो जो वस्तु होती है वो विस्थापित हो जाती है, तो बल गुणा विस्थापन हो गया। तो इसको हम लिखते हैं, बल को कहते हैं न्यूटन, विस्थापन हो गया मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, या फिर हम कार्य को क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे शक्ति की। तो शक्ति क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। तो कार्य मतलब हो गया जूल और समय हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, ये हो गया आपका शक्ति। एक होता है समतल कोण। समतल कोण को हम बोलते हैं रेडियन, और इसको लिखते हैं RAD से। और एक होता है घन कोण। घन कोण को हम लिखते हैं स्टेरेडियन, और इसको लिखते हैं RS से, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो शक्ति का मात्रक जैसे कि हम जानते हैं, हमें बहुत नहीं देखना है। शक्ति का मात्रक देखिए ऊपर ही लिखा है। शक्ति का मात्रक हमने क्या देखा था, कार्य बट्टे समय यानी कि जूल पर सेकंड, और इसे वॉट भी कहते हैं, वॉट, ठीक है। तो हम इसकी व्याख्या नहीं देखेंगे अब, क्योंकि इसमें वही चीज़ लिखी है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो शक्ति का मात्रक हो गया वॉट, ठीक है। आगे बढ़ते, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, फिर से इसका आंसर है D, वॉट, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, हमने कहा बल कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यही तो बोलते हैं हम। तो C बल, ठीक है, बल सॉरी न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है, आप क्या कहते हैं, कितने जूल कार्य किया गया है, कितने जूल, यही तो बोलते हैं हम। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य में क्या है, जो बल लग रहा है वो गुणा विस्थापन, तो वस्तु में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उन दोनों का गुणनफल, ये तो बोला। तो कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि का क्या मतलब होता है कि जिसमें परिमाण की तो ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वैसे ये गलत लिखा है, जब हम यहाँ विस्थापन की बात कर रहे हैं तो विस्थापन एक सदिश राशि है, तो कार्य आपका अदिश राशि कैसे हो सकता है। गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, क्योंकि हम यहाँ विस्थापन की बात करें। चलिए आप इसको देखिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा प्लीज़। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज़, ठीक है। और हम क्या है, कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होते हैं। तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, सक्षम है, ठीक है। तो हर्ट्ज़ में क्या नापा जाता है, सेम क्वेश्चन है, आवृत्ति। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, देखिए वो एक होता है प्रतिरोध होता है, उसकी जो इकाई होती है ओम होती है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, देखिए फराड, एम्पियर, वोल्ट, ओम, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तभी उसका कोई आंसर ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए व्याख्या देखिए थी, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता पता चलती है, ठीक है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। अगर प्रतिरोधकता कम है तो करंट फ्लो होगी आसानी से, ठीक है। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। बट हमारे पास ऑप्शन में ओम मीटर कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। हमारे पास ओम तो था, देखिए यहाँ पे हमारे पास ओम है, ठीक है, बट हमारे पास ओम मीटर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसकी यही है, सेम है। ओम मीटर इसकी जो होती है इकाई होती है, ठीक है। तो बाकी फराड या फैरड धारिता की, वोल्ट वैद्युत विभवांतर की, एम्पियर विद्युत धारा की, ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध की होती है। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों अलग अलग हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये क्या होता है, दूरी को ही तो माप रहा है, तो ऑप्शन है ए। और ये कितनी होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, फिर से वही चीज़ लिखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन सी। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित क्या होता है, दूरी को मापते हैं। इसका सेम क्वेश्चन है, ये भी आर है, रिपीट कर रखा है क्वेश्चन, तो इसे छोड़ देते हैं। प्रकाश वर्ष है क्या, वो भी वही। हाँ, पार्सेक क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये भी वैसा ही कुछ है बट डिफरेंट है। तो पारसेक यानी कि हम उसे बोलते हैं पैरेललिस्टिक सेकंड भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। लंबी खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष भी वैसा ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा का अगर आपको करना है तो आपको पारसेक का यूज़ करना पड़ेगा। तो पारसेक, इसमें लिखा है एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर, या एक प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक क्या होता है? फिर वही क्वेश्चन है। फिर माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो हम क्या करते हैं, जब आप लिखते हो इंच बराबर 0.39 × सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है सेंटीमीटर, बी है आंसर इसका। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? देखिए, अब ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसकी ये आप देख लीजिए और थोड़ा अपने आप ही समझिए, मतलब वैसे देख लेते हैं चलो। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर हो गया 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट में 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, तो ये हो गया 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है, क्या होता है? 10⁻9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। हाँ, ओके, ठीक है। 17 वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, सेंटीमीटर में था ना, तो 10⁻⁻9 ही होगा, 10⁻7 होगा। लेकिन जब मीटर की बात करें तो 10⁻⁻9 मीटर होगा। फिर इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कैसे लिखा है। फिर इसमें लिखा है एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर, जैसे कि अभी हमने एक देखा था ना कि निर्वात में 2 तार रखे हैं, 2 तारों के बीच में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें एम्पियर, धारा के लिए हम एम्पियर यूज़ करते हैं। तो लिखा है एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेगावाट। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जैसे हम आजकल न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि कोई एक जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुई है, अच्छा ठीक है, तो वो क्या बिजली उत्पन्न करेगी, कितने मेगावाट, कितने गीगावाट, तो हम यूज़ करते हैं इस टर्म को मेगावाट या गीगावाट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ लिखा है कि त्वरण हमने की त्वरण और इसका हमें बताना है मात्रा क्या, इकाई क्या है, त्वरण की इकाई क्या है और बल की क्या है। बल के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, जो सबसे इजी वाला है वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो बल के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन, इतने न्यूटन का बल, यही तो बोलते हैं। कार, इतने जूल कार, ठीक है। आवेश क्या होगा? आवेश हमने जैसे पढ़ा था आवेश, तो आवेश के लिए होगा न्यूटन सेकंड, और जो आपका त्वरण होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने सब पीछे पढ़ लिया है, आप पीछे एक बार देखिएगा, यहाँ टाइम वेस्ट मत करिए। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित IS यूनिट में कौन सी सही सुलिमित नहीं है। अब इसमें लिखा है कार्य का जूल है, बल का न्यूटन है, दाब का डाइन लिखा है और द्रव्यमान का किलोग्राम लिखा है। तो दाब का डाइन नहीं होता है, इसका होता है हमारा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब के लिए हम यूज़ करते हैं पास्कल, ठीक है। और डाइन लिखा है कि बल के लिए यूज़ करते हैं डाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखो, प्रतिबल का मात्रक है बिल्कुल है, बल का भी है, दाब का भी है, बस विकृति का नहीं है। विकृति क्या होती है? विकृति यानी कि कोई एक वस्तु है, उसकी एक आकृति है, अगर हम उसको गड़बड़ कर दें, उसको ख़राब कर दें तो वो विकृत हो जाती है। तो विकृति, उसका मात्रक कैसे हो सकता है? उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखी है और कुछ इसमें अलग से नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी हमें बताना है इकाई लिखी है और हमें बताना है किसकी इकाई है। तो वॉट हम जानते हैं शक्ति की होती है, नॉट, हाँ अब देखिए एक नॉट है, नॉट और नॉटिकल माइल, यहाँ 2 चीज़ें। तो हम जब भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, अगर आपने देखा हो तो कितने नॉटिकल माइल तक, मतलब समुद्री जो तट होता है, देश का एक तट होता है हर देश का, तो वहाँ से हम जब समुद्र में दूरी नापते हैं ना, तो हम उसको कैसे नापते हैं? नॉट में।
नॉटिकल माइल में, सॉरी नॉटिकल माइल में हम वो दूरी नापते हैं। समुद्र में दूरी नापना नॉटिकल माइल में नापते हैं। और नॉट क्या होते हैं, समुद्र में जो समुद्री जहाज चला है ना, उसकी जो वेग होता है, उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट। ठीक है, तो देखो वॉट हमने कहा शक्ति, तो नॉट हम कहेंगे नौ संचालन, नहीं समुद्री जहाज की गति। नॉट हमने कहा गति, किसकी, जहाज जो चल रहा है वो उसकी जो गति, हम जैसे आज कहते हैं किलोग्राम पर, नहीं इतने किलोमीटर प्रति सेकंड, या सॉरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन अगर आप समुद्र में नापते हो तो आप कहोगे इतने नॉट। अब नॉटिकल माइल क्या होती है, सपोज़ कि समुद्र में दो जगह है, दो जगह उनके बीच की दूरी, उस बीच की दूरी को नॉटिकल माइल कहते हैं। ठीक है, गति को नॉट, दूरी को नॉटिकल माइल। ठीक है, कैलोरी किसका है, ये तो सब बता देंगे, ऊष्मा। चलो यही चीज़ यहाँ लिखिए, देख लेते हैं। चलो वैसे तो इसमें पढ़ लिया। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, या वॉट भी कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त जो दूरी है उसको नॉटिकल माइल से मापते हैं। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, अब आते हैं जूल। फिर से वही सारे क्वेश्चंस आ गए। जूल हमें पता है, इसका आंसर बताइए, जूल किसके लिए होता है। एम्पियर जैसे कि अभी हमने बताया विद्युत धारा के लिए होता है, वॉट शक्ति के लिए होता है, वोल्ट आपका विभवांतर के लिए होता है, और कैलोरी किसके लिए होता है। ठीक है, तो ये आप बताइए। ठीक है, तो आसान ही है, देखिए कैलोरी के लिए तो सबको ही पता चल गया, ऊष्मा। चलिए आप देखिएगा, चलिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है, तो नॉट हमने कहा कि समुद्र में जो चल रहा है जहाज, उसकी गति के लिए, तो क्या लिखा है इसमें, जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल हमने कहा समुद्र में दो जगहों के बीच की दूरी को नापने के लिए, तो लिखा है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है आपकी तरंगदैर्घ्य, या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में वेवलेंथ। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब आप रेडियो तरंगों की बात करते हैं, आप विजुअल लाइट्स की बात करते हो, आप उसकी वेवलेंथ की बात करते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब प्रकाश वर्ष क्या होता है, क्या समय की इकाई होती है, नहीं, हमने कहा एक वर्ष में प्रकाश किरण जो एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, तो ये दूरी की इकाई है, ना कि समय की है। लगता है वर्ष मतलब कि समय, लेकिन होता नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है बहुत, ये दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है, अभी हमने कहा एंगस्ट्रॉम क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं जो भी सूर्य से किरणें आती हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, यानी अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती हैं। ठीक है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो वही लिखा है, देखो इसका आंसर हो गया एक तरंगदैर्घ्य। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है, देखो एक होता है शक्ति का मतलब होता है वॉट, शक्ति के जैसा ही होता है हॉर्स पावर भी, हिंदी में इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। ठीक है, शक्ति अश्व शक्ति, तो अश्व शक्ति कितने, देखो शक्ति मतलब वॉट, अश्व शक्ति कितने वॉट होता है, तो वो होता है 746 वॉट, ये वही होता है 746 वॉट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उच्च वेग, इसको रोक देते हैं। तरंगदैर्घ्य हमें पता है वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दाब को पास्कल, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऊर्जा को हम कहते हैं कितने जूल, तो जूल हो गया इसका। अब उच्च वेग जो पहला वाला है ए है उच्च वेग, तो उच्च वेग क्या, यानी कि जो रॉकेट चल रहा होगा, शायद या मिसाइल चल रहा होगा, तो इसको उसका जो वेग होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उच्च वेग हो, तो उसको हम नॉर्मली किस में करते हैं, मैक में, इतने मैक की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मैक, तो हमारे पास क्या है, ए का आंसर हो गया 1 मैक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल। ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से है। तो एक माइक्रोन बराबर है, देखो माइक्रोन वैसे क्या होता है, तो वैसे होता है 10 की घात -6। ठीक है, तो 10 की घात -6 मीटर होता है। अब इसमें हमने दे रखा है मिलीमीटर। ओके, तो हमें मिलीमीटर में बताना, तो इसको सॉल्व करिए मिलीमीटर में, तो वैसे देखा जाएगा तो 10 की घात -3 मिलीमीटर हो जाना चाहिए, -3 मिलीमीटर, तो -3। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, अब इसको मिलीमीटर करना है, तो आप 10 की घात 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो 10 की घात -6 को नीचे ले जाएंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा, तो काट देंगे। 3 और 6 में थे, 3 को 6 में काटेंगे, मतलब 6 में से 3 को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 ऊपर है घात, 6 नीचे है, तो 3 काट देंगे, तो बचेगा 1/10 की घात 3, क्योंकि 3 ऊपर वाले से कट गया, तो 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन, फिर से वही वाली बात है, माइक्रोन क्या होता है आपका 10 की घात -6। ठीक है,
लेकिन अब देखिए इसके जो आंसर हैं उसमें देखेंगे तो बी वाले में लिखा है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10 की पावर हो गया 2, ठीक है। तो 10 की पावर 2 है और इसमें क्या होता है 10⁻⁻⁶, या हम कह सकते हैं 1/10⁶ सेंटीमीटर में 10⁻2। तो 2 और नीचे 6 में से 2 माइनस करो, बचेगा 4, ठीक है। तो जो 4 बचेगा उसको वापस ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल किसके लिए होता है? यहीं रुक जाते हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी तक रुक जाते हैं। अश्व शक्ति किसके लिए होता है? हमने कहा अभी शक्ति यानी कि पावर के लिए होता है, ठीक है। शक्ति, अश्व शक्ति, पावर, शक्ति की इकाई, बिल्कुल सही है। समुद्री मील, फिर वही नॉटिकल माइल और समुद्री मील एक ही चीज़ है। तो नॉटिकल माइल किसके लिए? समुद्र में दूरी को नापने के लिए होता है। सेल्सियस हम सब जाते हैं तापमान को नापने के लिए या ऊष्मा को नापने के लिए हम सेल्सियस का यूज़ करते हैं। डेसिबल अब किसके लिए करते हैं? क्या नहीं, सॉरी, सेल्सियस जो है ऊष्मा के लिए नहीं, तापमान के लिए होता है, ठीक है, तापमान मापने के। तो ये आंसर हो गया डी। बट अब डेसिबल की भी बात करते हैं। डेसिबल क्या होता है? हम क्या कहते हैं कि इतने डेसिबल की ध्वनि, यानी कि ध्वनि का जो मात्रक होता है उसको हम लेते हैं डेसिबल में। तो यही सारी चीज़ इसमें लिखी है, नथिंग इज़ न्यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए ऊष्मा क्या, इतने किलो कैलोरी ऊष्मा बोलते हैं हम, बिल्कुल बोलते हैं। देखिए अब इसमें सिंपल है, एक है कैलोरी, एक है किलो कैलोरी, एक है किलो जूल, एक है वॉट। वॉट हम जानते हैं शक्ति की है, तो बस इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें लिखा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। तो ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, मतलब कैलोरी है, कैलोरी के आगे किलो लगा दो तो किलो कैलोरी, जूल है तो जूल के आगे किलो लगा दो तो किलो जूल, ये सारे। वॉट जो है आपका शक्ति का मात्रक है, तो वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। तो सेंटीग्रेड किसके लिए? तो देखो सेंटीग्रेड तो पहला ही आंसर हो गया, सेंटीग्रेड तो तापमान के लिए होता है, ठीक है। तो ये पढ़िएगा आप। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर को मीटर में जब निकालते हैं हम बोलते हैं 1000 मीटर। तो बस इसमें कुछ नहीं है पढ़ने जाता। 1 पिकोग्राम क्या होता है? पिको, ठीक है, ये सब क्या है ना, एक ग्राफ आएगा। चलिए ये ग्राफ। तो देखिए इसमें लिखा है 1 पिको, माइक्रो, फेम्टो, मिली, नैनो, ठीक है। इसको याद करो। सबसे पहले मिली से स्टार्ट करते हैं। देखिए घात जो है ना 3 में बढ़ती है। तो मिली में देखो 10⁻³ लिखा है। फिर इधर लिखा है माइक्रो में 10⁻6 लिखा है। फिर लिखा है नैनोग्राम है 10⁻9 ग्राम है। फिर आता है पिको 10⁻12 ग्राम है। फिर आता है फेम्टो 10⁻15 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप देखिएगा क्या होता है। फिर वही क्वेश्चन, पास्कल किसके लिए होते हैं? तो दाब के लिए होते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब एक अदिश राशि है। ओके, तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब है परिमाण है, दिशा की जरूरत नहीं है, दबा दो सीधा। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब की इकाई क्या है? फिर से वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, दाब का मात्रक क्या है? फिर वही क्वेश्चन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें ऐसा लिखा नहीं है तो पास्कल है। फिर इसमें लिखा है पारिस्थितिक दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको किस में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं बार में, ठीक है। इसमें वायुमंडलीय दाब यानी क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो गैर SI मात्रा क्या है? बार है, जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो 1 बार = 10⁵ पास्कल। तो 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब समतुल्य। बहुत मैथ्स जैसा क्वेश्चन है ये, आप करिएगा, क्यों मैं बस पढ़ दूंगी। इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश और सदिश की बात आ गई, तो इसमें हाँ पहले ये पढ़ लेते हैं। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि होती है। तो उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जैसे मैं कहूँ कि बल लगा रही हूँ, मैं किसी एक वस्तु पे बल लगा रही हूँ, तो एक होता है कि बल लगा रही हूँ, ठीक है, तो बल लग रहा है, बट वो वस्तु जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर, मतलब उस वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी कि बल लगाना, परिमाण, कितना बल, ठीक है, ये परिमाण हो गया। और वस्तु की दिशा अगर बदल गई है तो वह दिशा हो गई, यानी परिमाण भी पता है और दिशा भी पता है, ठीक है। और
जैसे और कोई देखा जाए तो जैसे विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है, एक होता है कि मैंने चलना स्टार्ट किया, पहले मैं गई पूरब, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर ऐसे करके कहीं पहुंच गई, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं 10 किलोमीटर चली और कहाँ पहुँची, उत्तर दिशा में, तो ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। दूरी क्या हो गया कि मैं 10 किलोमीटर चली, बस। अब यहाँ दिशा नहीं बताऊँगी कि मैं किस दिशा में चली, सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी कि 10 किलोमीटर। विस्थापन में बताना है आपको तो अपना परिमाण यानी कि 10 किलोमीटर प्लस उत्तर दिशा में, तो विस्थापन में क्या हो गया, आपका परिमाण भी हो गया और आपका दिशा भी हो गई। तो वही है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अदिश राशि है उसमें सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण के लिए जैसे आयतन हो गया, तो अब उसमें कोई दिशा नहीं बता रहे हैं आयतन में, हमने कहा भैया इस जो कंटेनर है उसका आयतन ये है, अब ये थोड़ी बताएंगे उसका आयतन इतना है और इस दिशा में नहीं। दाब, आप दाब लगा रहे हो लेकिन ये थोड़ी ना कहोगे कि किस दिशा में लगा रहे हो दाब, ठीक है। चाल है, दूरी आपने कह दी 10 किलोमीटर में चल गई, अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बताऊँ भैया किस दिशा में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। तो इसमें से कौन सा अदिश राशि है, इसने बोला तो बल क्या है, बल हमारी सदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि है, दाब हमारा अदिश राशि है, त्वरण हमारा सदिश राशि है। तो तेल का एक बैरल, अब बैरल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भैया आजकल जो है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम इतने रुपए तो होता ही नहीं, डॉलर, तो इतने डॉलर प्रति बैरल हो गया, यानी कि हम वहाँ लीटर नहीं लिखते हैं, वहाँ बैरल लिखते हैं। तो एक बैरल बराबर कितना होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, 159 लीटर, ठीक है। या देखिए फिर लंबाई की इसने कहा न्यूनतम इकाई कौन सी है, देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रो होता है 10 की पावर क्या होता है -6 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 10 की घात -9 और फर्मी में होता है 10 की घात -15। तो इन सब में जो है सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम 10 की घात -12 हो गया। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है आपकी फर्मी यानी कि 10 की घात -15। जब आप इससे नीचे करते हैं ना -15 को तो +15 होता है, तो इसका मतलब -1 के संग 15 जीरो है ना, तो यही सबसे छोटी इकाई हुई। अच्छा, एंगस्ट्रॉम होती है 10 की घात -10 मीटर, सॉरी। फिर क्यूसेक क्या होता है, रुक जाते हैं यहाँ पे, बाइट में भी रुक जाते हैं, रिक्टर भी रुक जाते हैं, बार हमने अभी पढ़ लिया। तो बार अभी हमने किस चीज़ के लिए पढ़ा, दाब के लिए हमने बार पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने बार पढ़ा था। तो डी का आंसर हो गया ए, वन सॉरी, है ना। अब क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक होता है जब पानी बहता है ना, जल प्रवाह होता है, तो उसको हम क्यूसेक में लेते हैं। बाइट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में देखते हैं बिट की बात करते हैं, 0 और 1 से हम सब कुछ लिखते हैं, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, यानी ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। बी का आंसर हो गया 4। और रिक्टर क्या होता है, देखिए जब आप भूकंप आता है ना, तो भूकंप को हम किस पे मेज़र करते हैं, या उसकी तीव्रता की जो उसकी तरंगें होती हैं उनकी तीव्रता को हम किस पे मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल पे करते हैं, तो वही रिक्टर लिखा है। तो इसका आंसर सी का आंसर हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यह पढ़िएगा, वही सारी चीज़ें लिखें। क्यूसेक फिर से वही वाली बात हो गई, क्या हो गया, सी है इसका आंसर, जल का प्रवाह। फिर निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डॉप्सन, इसके जो होता है, देखो फिर से ये भी चलिए बढ़ते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका आंसर है सी, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए।